कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने कंधों पर ग्रह के हर 10वें निवासी की मृत्यु की जिम्मेदारी उठाता है, न कि इसलिए कि उसने कोई अमूर्त नीति लागू की या आर्थिक संकट का सामना किया, बल्कि इसलिए कि उसने सीधे और निर्दयता से आग और तलवार के साथ अपनी सेनाओं को जीत और विनाश की ओर अग्रसर किया। यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि उसके सैन्य अभियानों ने पूरी पृथ्वी के जलवायु को बदल दिया। उसके विजय अभियानों के कारण लाखों किसान अपने खेतों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने खेती करना बंद कर दिया और परिणाम स्वरूप उनकी हवा में सांस लेना बंद कर दिया। उनके शहरों को जला दिया गया और उनकी जगह पर घने जंगल उगाए, जिन्होंने वायुमंडल से लगभग 700 मिलियन टन कार्बन को अवशोषित कर लिया। इस प्रकार वैश्विक जलवायु पर प्रभाव डाला। यह सब किसी अपोकैलिप्टिक फिल्म का या काल्पनिक कहानी का परिदृश्य नहीं है, बल्कि एक वास्तविक विरासत है जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। इससे पहले कि हम अपनी कहानी के मुख्य भाग पर जाएं, हम आपसे थोड़ी सहायता की अपेक्षा करते हैं। आपकी ध्यान और रुचि इस कहानी के लिए सबसे अच्छी कृतज्ञता है। आखिरकार, कोई भी लाइक और सब्सक्रिप्शन ज्ञान को फैलाने और उसे अधिक सुलभ बनाने में मदद करता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अब मैं आपका ध्यान एक विरोधाभास की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह व्यक्ति जिसने इतिहास में इतना विशाल और खूनी निशान छोड़ा, अपनी मृत्यु के बाद बस गायब हो गया। उसकी कब्र सबसे बड़ी रहस्यों में से एक है, जो लगभग 1000 साल से सुरक्षित रखी गई है। और यह कोई संयोग नहीं था। रहस्यमय दफन स्थान को सावधानी पूर्वक छुपाया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया गया कि कोई भी इसे न पा सके। इसे इतनी निर्दयता और कट्टरता के साथ छुपाया गया कि यह उसके अपने विजय अभियानों के बराबर हो सकता था। नदियों को कृत्रिम रूप से मोड़ा और बदला गया ताकि दफन स्थान को पानी के नीचे छुपाया जा सके। उन स्थानों पर जहां कब्र थी, पूरे जंगल लगाए गए ताकि इसे बाहरी लोगों की नजरों से छुपाया जा सके। और जो लोग दफन में शामिल थे, उन्हें बिना दया के मार दिया गया ताकि वे अपने साथ कब्र में रहस्य ले जाएं, इसे किसी को न बताएं। यहां तक कि इस गुप्त दफन स्थान के स्थान के बारे में किंवदंतियां भी मुंह से मुंह तक पहुंचाई गईं, सावधानी पूर्वक घड़ी गईं और सोची समझी गईं, जैसे कि धुएं की परत जो सत्य को छुपाती है। इतिहासकार और शोधकर्ता इसे खोजने में असफल रहे। सभी प्रयासों के बावजूद किसी को भी इस रहस्य को उजागर करने की अनुमति नहीं थी और ऐसा लगता था कि यह हमेशा के लिए छुपा रहेगा। लेकिन हमारे समय में नई तकनीकों और वैज्ञानिक खोजों के युग में कुछ अविश्वसनीय हुआ। रहस्य की परत अचानक हिल गई और जो अफवाहों के अनुसार खोजा गया, उसने न केवल इतिहास को फिर से लिखा, बल्कि पूरे विश्व को गहराई से हिला दिया। इस रहस्य के स्तर को समझने के लिए उस व्यक्ति के पैमाने को समझना महत्वपूर्ण है जिसने इसे छोड़ा। वह चंगेज खान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, विश्व के खान के रूप में। वह मंगोलिया के कठोर, लगातार हवा से बहने वाले मैदानों में तेमुजिन के नाम से पैदा हुआ था। उसका बचपन उन परीक्षाओं से भरा था जो किसी और को तोड़ सकती थीं। निर्वासन, विश्वासघात, भूख, कैद। ये परीक्षाएं उसके पहले शिक्षक बन गईं। उसके पिता के साथ विश्वासघात किया गया और उन्हें झड़ दिया गया, और उसका अपना कबीला उससे मुंह मोड़ लिया, उसे मृत्यु के कगार पर छोड़ दिया। तेमुजिन जंगलों में छिपा रहा, पौधों की जड़ों और जंगली प्याज खाकर जीवित रहा। ये कठिनाइयां उसे मजबूत बना रही थीं, उसे एक इस्पाती व्यक्तित्व में बदल रही थीं। उन्होंने उसे सिखाया कि वफादारी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि अर्जित की गई योग्यता है। उसने यह भी समझा कि वे जनजातीय मतभेद जो सदियों से मैदान को टुकड़ों में बांटते आ रहे थे, कमजोरी हैं। 10वीं सदी की शुरुआत तक आग और पानी से गुजरने के बाद तेमुजिन ने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। उसने दर्जनों आपस में लड़ने वाले मंगोल जनजातियों को एक ध्वज के नीचे एकजुट कर दिया, लेकिन उसने उन्हें केवल अपनी शक्ति के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने उनके पारंपरिक समाज की नींव को नष्ट कर दिया, उसे पूरी तरह से बदल दिया। उसकी सत्ता के केंद्र में एक क्रांतिकारी सैन्य संरचना थी जो अब तक मौजूद सभी से पूरी तरह अलग थी। उसने पुराने जनजातीय आदेशों को छोड़ दिया, जो कि कल का चरवाहा, अगर उसमें पर्याप्त साहस, बुद्धिमत्ता और निष्ठा होती, तो वह हजारों सैनिकों की कमान संभालने वाला व्यक्ति बन सकता था। इस सैन्य दृष्टिकोण ने सेना में अद्भुत निष्ठा और प्रभावशीलता को जन्म दिया। उसके अधीन सेवा करने वाले योद्धा केवल किसी कबीले
या जनजाति के सदस्य नहीं थे। वे केवल रक्त संबंधों से नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने कमांडर के प्रति और अंततः स्वयं चंगेज खान के प्रति वफादारी से जुड़े थे। महान विजेता और मंगोल साम्राज्य के संस्थापक, उसकी सेना केवल सशस्त्र लोगों का समूह नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली संगठित जीव थी, जिसमें प्रत्येक घुड़सवार और उसका घोड़ा एक इकाई के रूप में काम करते थे। मंगोल घुड़सवारी करना बहुत पहले सीख जाते थे, इससे पहले कि वे चलना सीखें। यह कौशल न के लिए जीवन के लिए आवश्यक और मूलभूत बन गया था। उनकी सेना मुख्य रूप से घुड़सवार तीरंदाजों से बनी थी, जो हफ्तों तक युद्ध के लिए तैयार रह सकते थे, काठी में रहते हुए और सूखे दही पर जीवित रहते हुए। आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी घोड़ों की नसों से खून भी पी सकते थे, जो उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में ऊर्जा बनाए रखने की अनुमति देता था। उनकी रणनीति एक घातक नृत्य की तरह थी, जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। बिजली की गति से घुड़सवार हमले, जब तीरों के बादल दुश्मन पर बरसते थे, उसे बचाव का कोई मौका नहीं देते थे। वे झूठे पीछे हटने का इस्तेमाल करते थे, बहुत कुशलता से खेले गए नाटक, ताकि दुश्मनों को जाल में फंसाया जा सके, और वे निर्दयतापूर्ण मनोवैज्ञानिक युद्ध करते थे, जिससे दुश्मन का मनोबल लड़ाई से पहले ही गिर जाता था। अक्सर मंगोलों की क्रूरता की अफवाहें उनकी सेना से भी तेज फैलती थीं, और यह पूरे शहरों को बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देती थीं, विनाश के डर से। मंगोल अपने दुश्मनों की खोपड़ियों से पिरामिड बनाते थे, ताकि बचे हुए लोगों को डराया जा सके, और पकड़े गए कैदियों का इस्तेमाल अगली किलेबंदी पर हमले के दौरान जीवित ढाल के रूप में करते थे। आतंक उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हथियार बन गया था जितना कि धनुष और तीर। यह उन्हें लक्ष्यों को तेजी से और आसानी से प्राप्त करने में मदद करता था। 2700 से 2025 वर्षों के बीच चंगेज खान ने अपनी शक्तिशाली युद्ध मशीन को समृद्ध सभ्यताओं पर धावा बोलने के लिए छोड़ा। उसने तंगुत सीशिया राज्य और उत्तरी चीन में स्थित झुरचेन साम्राज्य जिन पर हमला किया, जिनके शहर जैसे झोंडू भविष्य का बीजिंग राख में बदल गए और धुएं में गायब होगा। लेकिन विशेष रूप से उसने ख्वारिज्म साम्राज्य के खिलाफ उग्रता दिखाई, जो ईरान से मध्य एशिया तक फैला हुआ था, और यह उसके विजय का वह हिस्सा था जिसने उसकी पूरी क्रोध की शक्ति को महसूस किया। ख्वारिज्म शाह द्वारा चंगेज खान के व्यापारिक कारवां और दूतों को मारने के बाद खान ने उन भूमियों पर एक सच्चा प्रलय छोड़ दिया। समरकंद, बुखारा और उर्गेनच जैसे समृद्ध और प्रतिष्ठित शहरों को घेर लिया गया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पुस्तकालय जला दिए गए, विद्वानों और कारीगरों को मार दिया गया या दास्ता में ले जाया गया। बचे हुए लोग लगभग नहीं थे। चंगेज खान का गुस्सा रणनीतिक था। प्रत्येक विनाश अगले शहर के लिए एक संदेश था। प्रतिरोध व्यर्थ है, बेहतर है आत्मसमर्पण कर दो। पूरे क्षेत्र उसकी घोड़ों की गड़गड़ाहट सुनकर तुरंत आत्मसमर्पण कर देते थे, उन लोगों की किस्मत के दोहराव से डरते हुए जिन्होंने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। लेकिन विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए केवल विजय पर्याप्त नहीं थी। इसलिए चंगेज खान अपनी सैन्य शक्ति के बावजूद एक महान राज्यकर्ता भी बन गया। वह केवल विध्वंसक नहीं था, बल्कि एक प्रतिभाशाली आयोजक भी था। उसका कानून संहिता, जिसे महान यसा के रूप में जाना जाता है, उसके बढ़ते राज्य के पूरे क्षेत्र में सख्त अनुशासन और न्याय सुनिश्चित करता था। यह नियम संहिता राजनयिक मिशनों, व्यापारियों की रक्षा करता था, और यहां तक कि धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता था, जो उस समय के लिए बहुत असामान्य था, जब यूरोप में इंक्विजिशन की आग जल रही थी। उसने प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा में लिया, और इस महान ऐतिहासिक घटना का परिणाम तथाकथित पैक्स मंगोलिका, मंगोल शांति, एक दुर्लभ और अद्वितीय शांति और स्थिरता का काल बन गया, जो विशाल यूरेशिया के क्षेत्रों में फैला हुआ था। यह काल, जो लगभग 12वीं शताब्दी के दूसरे भाग से लेकर 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला, व्यापार, नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के विकास के लिए एक सच्चा स्वर्ण युग बन गया। इन वर्षों में महान रेशम मार्ग, जो कभी लुटेरों और डाकुओं से भरा हुआ था, शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य की सुरक्षा में खिल उठा। इसके कारण व्यापारी और यात्री सुरक्षित रूप से सीमाओं को पार कर सकते थे, और विचार, धर्म और तकनीकी नवाचार बिना किसी बाधा के महाद्वीपों के माध्यम से फैल सकते थे, पूर्व और पश्चिम को पहले से कहीं अधिक जोड़ते हुए।
चीन से यूरोप तक नई तकनीकें और विचार पहुंचने लगे। बारूद, जो मूल रूप से चीन में आविष्कृत हुआ था, पश्चिमी देशों तक पहुंचा और एक महत्वपूर्ण हथियार घटक बन गया। उसी समय कागज और कंपास, जो पहले विलासिता और दुर्लभता माने जाते थे, यूरोपीय राज्यों के लिए सुलभ हो गए, विज्ञान और नौवहन के विकास को प्रोत्साहित करते हुए। इतालवी व्यापारी जैसे मार्को पोलो बिना किसी विशेष चिंता के एशिया के सबसे दूरस्थ कोनों में यात्रा कर सकते थे, यूरोप के लिए नए क्षितिज और संपत्तियों को खोलते हुए। जब महान विजेता, जिसका नाम सभी लोगों में भय और आतंक पैदा करता था, की मृत्यु हुई, तो उसकी शक्ति का युग तुरंत समाप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत उसका प्रभाव नए परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित और अनुकूलित होता रहा। हालांकि चंगेज खान की मृत्यु ने उसके व्यक्तित्व और भाग्य के चारों ओर रहस्यों और किंवदंतियों की एक पूरी लहर पैदा कर दी, जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। वह उसी तरह मरा जैसे वह जीता था, अभियान में, भविष्य के उत्तर पश्चिम चीन के क्षेत्र में एक सैन्य यह अभियान के बीच, जहां उसकी सेना विरोधियों से लड़ रही थी। उसकी मृत्यु की सही तारीख आज भी विवाद का विषय बनी हुई है। कुछ इतिहासकार 18 अगस्त 1227 का संकेत देते हैं, जबकि अन्य उसी वर्ष के 25 अगस्त का। यह अनिश्चितता केवल महान विजेता के जीवन के अंतिम दिनों के चारों ओर के रहस्यमय आभा को बढ़ाती है। वह कौन था, नायक या परिस्थितियों का शिकार? उसके जीवन से विदा लेना रहस्य और अपूर्णता में लिपटा हुआ था। उसकी मृत्यु का तथ्य न केवल दुखद बल्कि रहस्यमय घटना थी। सदियों से कई संस्करण सामने आए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने उसकी मृत्यु के अपने कारण और संस्करण प्रस्तुत किए। उनमें से एक का मानना है कि वह बीमारी का शिकार हुआ, संभवतः मलेरिया, टाइफस या यहां तक कि भयानक प्लेग, जो उन कठोर वर्षों में उसकी सेना और शिविरों में फैल रहा था। अन्य दावा करते हैं कि वह एक दुश्मन के तीर से घातक रूप से घायल हो गया था, जो कुछ स्रोतों के अनुसार कई लड़ाइयों में से एक के दौरान हो सकता था। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि वह शिकार के दौरान घोड़े से गिर गया और घातक आंतरिक चोटें प्राप्त की। कुछ रहस्यमय घटनाओं की बात करते हैं, जैसे कि उसकी मृत्यु अचानक हुई जब एक आंधी के दौरान बिजली गिरी, जो उसके व्यक्तित्व में दिव्य और रहस्यमय तत्व जोड़ती है। विभिन्न संस्करणों के बावजूद एक बात स्पष्ट है, उसकी मृत्यु की खबर तुरंत प्रकट नहीं की गई, न ही उसके साथियों द्वारा और न ही जनता द्वारा। मंगोल नेतृत्व ने महान खान की किस्मत को गुप्त रखने के लिए असाधारण उपाय किए। उन्हें डर था कि युद्ध अभियानों और विजय के बीच उसकी मृत्यु की घोषणा सेना के विघटन, मनोबल गिरने और यहां तक कि दुश्मनों को नए हमलों के लिए प्रेरित कर सकती है। नियंत्रण और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंगेज खान के निकटतम सहयोगियों ने एक बहुत ही जटिल और सावधानीपूर्वक योजना तैयार की और उसे लागू किया। उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को गुप्त रूप से मंगोल भूमि के भीतर ले जाया गया, जहां उसे दफनाने की योजना थी। यह यात्रा पूरी गोपनीयता में आयोजित की गई थी और महान विजेता के अंतिम विश्राम स्थल का सही स्थान अज्ञात ही रहा। इसका कारण उसकी कब्र को छिपाने के लिए उठाए गए उपाय थे, ताकि दुश्मन या यहां तक कि भविष्य की पीढ़ियां उसकी कब्र को खोज न सकें और लूट न सकें। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला तत्व यह है कि उसके स्थानांतरण और दफन में शामिल सभी प्रतिभागियों के बारे में कहा जाता है कि मंगोलिया के अंतिम महान शासक चंगेज खान की अंतिम विश्राम भूमि इतनी सावधानी से छिपाई गई थी कि उसके गुप्त संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए थे, जो सभी अपेक्षाओं से अधिक थे। किंवदंतियों के अनुसार हजारों घोड़े जो मैदानों में दौड़ते थे, बार बार इस भूमि को रौंदते थे ताकि किसी भी निशान को मिटा सकें, संभावित संकेतों को मिटा सकें जो प्राकृतिक परिदृश्य के उल्लंघन का संकेत दे सकते थे, और पवित्र स्थान को एक साधारण गुमनाम क्षेत्र में बदल सकें। ये व्यापक उपाय न केवल कब्र के स्थान को संरक्षित करने के लिए थे, बल्कि इसे बाहरी नजरों से लगभग अप्राप्य बनाने के लिए भी थे, ताकि कोई भी महान विजेता की शांति को भंग न कर सके। समय के साथ प्रकृति ने खुद को पुनः प्राप्त कर लिया, और जैसे कि वह कुछ वापस ले रही हो जो कभी छिपा हुआ था, प्राचीन निशानों से बचे किसी भी संभावित संकेत को पूरी तरह से छिपा लिया। ये प्रयास इतने प्रभावी साबित हुए कि सदियों बाद भी दफन स्थान एक रहस्य बना रहा, एक अनसुलझी पहेली जो इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और साहसिक खोजकर्ताओं के मन को उत्तेजित करती रही। उनकी खोज, जो प्राचीन काल में शुरू हुई थी, युगों और सभ्यताओं को कवर करती थी।
प्राचीन पांडुलिपियों और स्क्रॉल से जो चंगेज खान के अंतिम विश्राम स्थल के बारे में जानकारी रखते थे, आधुनिक तकनीकों तक, उपग्रह चित्र और लेजर स्कैनिंग जो भूभाग में सबसे छोटे परिवर्तनों का पता लगाने का ये अनुमति देते थे। लेकिन तकनीक की सभी प्रगति और अनगिनत अभियानों के बावजूद उसके दफन स्थान का सटीक स्थान अभी भी अप्रमाणित है, कई परतों वाली रहस्यों के पीछे छिपा हुआ है। और यद्यपि भौतिक पहेली अनसुलझी रहती है, इसके पीछे एक और है, आध्यात्मिक। महान खान की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने न केवल नेता के शरीर को दफनाया, बल्कि उसकी कब्र के चारों ओर अनुष्ठानों, पवित्र विधियों और सुरक्षात्मक मंत्रों का एक पूरा परिसर बनाया, जो लगभग 800 वर्षों तक कड़ी गोपनीयता में रखे गए और संरक्षित किए गए। ये उपाय न केवल कब्र की भौतिक सुरक्षा के लिए थे, बल्कि उस व्यक्ति की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भी थे, जिसे न केवल एक विजेता के रूप में, बल्कि एक पंथिक व्यक्ति के रूप में, दिव्य स्थिति के धारक के रूप में पूजा जाता था। इस गुप्त सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व वह क्षेत्र है जिसे इखारिक या महान वर्जित कहा जाता है, एक सख्ती से संरक्षित क्षेत्र जो पवित्र बुरखंदुन पर्वत के चारों ओर स्थित है, जो मंगोलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भूमि का खंड, जो लगभग 240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, विशेष रूप से खान के परिवार के लिए था और कड़े नियंत्रण में था। बाहरी लोगों के लिए वहां प्रवेश सख्ती से निषिद्ध था। इस पवित्र क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इसे एक विशेष योद्धा समूह दरखास्त द्वारा गश्त किया जाता था। ये वंशानुगत रक्षक, जिन्हें भूमि के संरक्षक माना जाता था, इसके प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान के साथ पेश आते थे, इसकी पवित्रता को बनाए रखते थे और किसी को भी इसके पास आने या इसकी शांति को भंग करने की अनुमति नहीं देते थे। सदियों से दरखास्त ने अनुष्ठानिक समारोह आयोजित किए और क्षेत्र को अपनी मूल स्थिति में बनाए रखा, ताकि महान खान की कब्र का स्थान बाहरी दुनिया के लिए छिपा और अप्राप्य रहे। वे एक प्रकार की जीवित दीवार थे जो पूर्वज की शांति की रक्षा करते थे और उसकी कब्र को अतिक्रमण से बचाते थे। स्थानीय लोक कथाएं इन किंवदंतियों में और भी अधिक रहस्य जोड़ती हैं। लोक कथाओं के अनुसार मंगोलों ने जानबूझकर अनोन नदी का प्रवाह बदल दिया ताकि वह उस स्थान के ऊपर से बहे जहां कब्र छिपी हुई थी। इस असामान्य कदम का उद्देश्य, कथाओं के अनुसार, दफन स्थल के किसी भी निशान को मिटाना और खान की विश्राम स्थली की खोज को असंभव बनाना था। इस परिवर्तन के लिए विशाल प्रयासों की आवश्यकता थी, क्योंकि यह एक दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में जटिल इंजीनियरिंग कार्य था। हालांकि मंगोलों के लिए, जिनका अपने महान शासक के प्रति सम्मान असीम था, ऐसी चुनौतियां पूरी तरह से संभव प्रतीत होती थीं। कुछ किंवदंतियों में कहा गया है कि इस क्षेत्र में हजारों पेड़ लगाए गए थे ताकि इलाके को छुपाया जा सके और इसे अछूते जंगली क्षेत्र जैसा दिखाया जा सके। ये पेड़ धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े, जिससे कृत्रिम परिवर्तन लगभग प्राकृतिक के साथ मिल गए। इस पहेली का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा मंगोलिया की सीमाओं से दूर आधुनिक चीन के अंदर स्थित एक क्षेत्र में छिपा हुआ है, जिसे आर्डोस के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से आंतरिक मंगोलिया से जुड़ा हुआ है, अपनी अनूठी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर महान शासक चंगेज खान के सम्मान में एक विशाल मकबरा खड़ा है। यह स्मारक अपनी वास्तुकला से प्रभावित करता है, जो प्राचीन परंपराओं और आधुनिक इंजीनियरिंग समाधानों का संयोजन है। एक प्रभावशाली दृश्य बनाता है। हर साल हजारों पर्यटक और तीर्थयात्री इस स्मारक को देखने और इस किंवदंती को छूने के लिए यहां आते हैं। हालांकि इसकी भव्यता और महत्व के बावजूद इस मकबरे के अंदर कोई अवशेष नहीं है। वास्तव में अधिकांश विद्वान और इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि इस संरचना के अंदर केवल एक प्रतीकात्मक कब्र है, खाली और केवल चंगेज खान की स्मृति के स्मारक के रूप में कार्य करती है। वर्दोसी के रूप में जाना जाने वाला यह परिसर एक स्मारक और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है, न कि वास्तविक दफन स्थल। इस स्थिति ने केवल जिज्ञासा को बढ़ाया है और महान विजेता की कब्र के वास्तविक स्थान के बारे में कई अटकलों को जन्म दिया है। उसके दफन स्थल के सटीक स्थान को लंबे समय तक गुप्त क्यों रखा गया? इस प्रश्न के चारों ओर रहस्य क्यों इतना मूल्यवान था? ये प्रश्न पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं को सदियों से परेशान कर रहे हैं। चंगेज खान की कब्र के रहस्य के चारों ओर की छवियों और किंवदंतियों ने
इसे विश्व इतिहास के सबसे रहस्यमय पृष्ठों में से एक बना दिया है। इस प्रश्न से संबंधित मंगोलों की परंपराओं और संस्कृति के प्रति सम्मान आज भी मजबूत है। यह सारा रहस्य विद्वानों के मन को उत्तेजित करता रहता है, उन्हें निरंतर जिज्ञासा और इसे सुलझाने की इच्छा से प्रेरित करता है। सदियों पुराने रहस्यों और कई किंवदंतियों के बावजूद आधुनिक विज्ञान ने नए उपकरण प्रदान किए हैं, जिन्होंने खोज को फिर से शुरू किया है। आज उपग्रह चित्रों, भू रडार और मैग्नेटोमेट्री की बदौलत पुरातत्वविद और शोधकर्ता अपनी खोजों को अंजाम दे रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक का उत्तर खोजने की उम्मीद कर रहे हैं। चंगेज खान की कब्र की खोज के लिए सबसे उल्लेखनीय और व्यापक प्रयासों में से एक नेशनल ज्योग्राफिक संगठन के विशेषज्ञ अल्बर्ट यूमिन लिन के नेतृत्व में एक अभियान था। इस वैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान में आधुनिक तकनीकों का संयोजन किया, जैसे कि उपग्रह चित्रण, मैग्नेटोमेट्री और भू रडार, और अपने प्रयासों को मंगोलिया के उत्तर पूर्व में स्थित खेंटेई पहाड़ों पर केंद्रित किया। यह क्षेत्र चंगेज खान की कब्र की खोज के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक घटनाओं और चंगेज खान की व्यक्तित्व से जुड़ी किंवदंतियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और इसे उनके संभावित दफन स्थलों में से एक माना जाता है। लिन के दृष्टिकोण की अनूठाई यह थी कि उन्होंने अपने अनुसंधान में स्थानीय मंगोलियाई स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से शामिल किया, जो पुरातात्विक खोजों में एक नया चर न बन गया। साथ में उन्होंने तथाकथित क्राउडसोर्सिंग, सामूहिक खोज का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग उपग्रह चित्रों को देखने की उम्मीद में अनियमितताओं या भूमिगत संरचनाओं के संकेतों की खोज कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि टीम ने स्थानीय निवासियों की भावनाओं को आहत करने और इस क्षेत्र से जुड़े आध्यात्मिक विश्वासों को भंग करने से बचने के लिए जमीन में सीधे हस्तक्षेप से परहेज किया। प्राप्त चित्रों का विश्लेषण करते हुए और गैर आक्रामक तरीकों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने कई संभावित स्थानों की पहचान की, जो प्राचीन दफन स्थलों को छिपा सकते थे। हालांकि अंतिम खोज अभी भी नहीं हुई थी। यह मिशन पुरातात्विक अनुसंधानों के लिए एक सम्मानजनक और वैज्ञानिक रूप से आधारित दृष्टिकोण के लिए एक उदाहरण बन गया। उनका आदर्श वाक्य स्पष्ट था, बिना फावड़ा चलाए जमीन के भीतर देखना। यह प्राचीन स्मारकों की खोज में एक नया मानक बन गया। इन आधुनिक अनुसंधानों के लगभग 10 साल पहले, पिछले सदी के 90 से 92 वर्षों के बीच एक और बड़ा अभियान आयोजित किया गया था, जो खोज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण बन गया। तब जापानी और मंगोलियाई पुरातत्वविदों के संयुक्त प्रयासों से तथाकथित 3 नदियों का अभियान शुरू हुआ। इस लंबे और श्रमसाध्य प्रयास के दौरान खोजों से जुड़े सभी उपलब्धियों और प्रगति के बावजूद महान खान चंगेज खान के अंतिम विश्राम स्थल की खोज अभी भी एक अप्राप्य पहेली बनी रही। खोजी दल, यहां तक कि सबसे अनुभवी और दृढ़, इस बात पर जोर देते थे कि एक ही कब्र को ढूंढना कितना कठिन था, जब यह स्थान जानबूझकर छिपाया और ढका गया था। खोज एक सुई को घास के ढेर में खोजने के कार्य के समान हो गई थी। इतने सारे समान दिखने वाले और स्थित स्थानों के बीच उस एकमात्र को ढूंढना था, जो मंगोलियाई इतिहास और किंवदंतियों के पूरे रहस्य को सुरक्षित रखता था। इस कठिन कार्य में विशेष रूप से एक अमेरिकी वकील की भूमिका थी, जो गुप्त खोज में एक सच्चा साहसी बन गया, मोरे क्राविट्ज। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उनका जुनून 40 से अधिक वर्षों तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने मंगोलियाई मैदानों और पहाड़ों की गहराई में कई अभियानों का नेतृत्व किया, जहां वे कई बार कठोर प्रकृति और स्थानीय परिस्थितियों की जटिलताओं का सामना करते थे। उनके पास न केवल आधुनिक तकनीक थी, बल्कि ऐतिहासिक ग्रंथों की गहरी समझ और अपनी अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत अनुभव पर भरोसा करने की क्षमता भी थी, जो उन्हें कई अन्य शोधकर्ताओं से अलग करती थी। क्राविट्स का मानना था कि दफन स्थल उस क्षेत्र में छिपा हो सकता है, जहां प्राकृतिक भूभाग और प्राचीन अनुष्ठानों ने इसे इतनी सावधानी से छुपा दिया था कि इसे साधारण दृष्टि या आधुनिक साधनों से नहीं खोजा जा सकता था। उनका अनुमान था कि मकबरा उस क्षेत्र में छिपा हो सकता है, जहां प्राचीन रीति रिवाज और प्राकृतिक विशेषताएं एक अदृश्य बाधा बनाते हैं, जो रहस्य की रक्षा करती है। उनकी अथक जुनून और कार्य के प्रति समर्पण के बावजूद और कई प्रयासों के बावजूद चंगेज खान का मकबरा अभी भी नहीं मिला था। हालांकि उनकी प्रत्येक यात्रा और प्रत्येक अभियान ने कई रहस्यमय कहानियों
और किंवदंतियों को जन्म दिया। कहा जाता था कि इन स्थानों पर लोग और क्राविट्स की टीम के सदस्य असामान्य सपने देखते थे, अजीब घटनाओं का सामना करते थे, अचानक बीमारियों से पीड़ित होते थे और तकनीकी विफलताओं का सामना करते थे जो अस्पष्ट लगती थीं। ये कहानियां पूरे खोज को रहस्यमय रंग देती थीं। स्थानीय निवासी अक्सर अपनी मान्यताओं को साझा करते थे कि दफन स्थल न केवल प्राकृतिक गोपनीयता द्वारा बल्कि एक आध्यात्मिक बाधा द्वारा भी संरक्षित है, जो किसी भी घुसपैठ के प्रयासों का विरोध करता है। कुछ का मानना था कि इन स्थानों में अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, जो महान खान की प्राचीन शांति और उसके रहस्य की रक्षा करती हैं। हालांकि ठीक उसी क्षण जब सभी ने सोचना शुरू किया कि खोज अपने अंत के करीब है या इसके विपरीत एक ठहराव पर पहुंच गई है, नए सबूत उभरे जिन्होंने पूरी तस्वीर को उलट दिया। डेटा सामने आया जो यह संकेत देता था कि असली दफन स्थल पूरी तरह से अलग जगह पर है, उन स्थानों से बहुत दूर जहां पहले खोजा गया था। चंगेज खान के मकबरे के रहस्य को सुलझाने के लिए समर्पित कई शोधकर्ताओं में एक नाम अपनी साहसिकता और विवादास्पद अवधारणा के लिए खड़ा था। वह अमेरिकी वैज्ञानिक और अन्वेषकों के क्लब के पूर्व अध्यक्ष एलन निकोल्स थे। उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसने सदियों पुरानी धारणाओं को चुनौती दी। जबकि अधिकांश खोजकर्ताओं ने बुरखान अल दुन क्षेत्र में अपने प्रयासों को केंद्रित किया, पवित्र पर्वत जो परंपरागत रूप से महान खान की मृत्यु और संभावित दफन स्थल से जुड़ा था। निकोल्स ने सुझाव दिया कि उनके अंतिम विश्राम स्थल का असली स्थान पूरी तरह से अलग क्षेत्र में हो सकता है, मंगोलियाई पहाड़ों के एक अधिक दूरस्थ और कम खोजे गए हिस्से में। उन्होंने परिकल्पना की कि चंगेज खान का मकबरा उस क्षेत्र में छिपा हो सकता है, जिसे उन्होंने अस्थायी रूप से पर्वत एक्स कहा, एक दुर्गम और कठिन पहुंच वाली चोटी जो पहाड़ी श्रृंखलाओं की गहराई में छिपी हुई है। इस निष्कर्ष पर वे वर्षों के शोध, ऐतिहासिक दस्तावेजों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और पुरानी क्रॉनिकल्स और पांडुलिपियों में पाए जा सकने वाले भौगोलिक संकेतों के आधार पर पहुंचे। विशेष रूप से आश्चर्यजनक यह था कि निकोल्स ने मंगोलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से के पारंपरिक स्थानों से ध्यान हटाकर एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। ये आधुनिक उपकरण जमीन की सतह के नीचे छिपी हुई विसंगतियों का पता लगाने की अनोखी क्षमता रखते हैं, बिना मिट्टी की परत की अखंडता को नुकसान पहुंचाए। ऐसी तकनीकों की बदौलत वैज्ञानिकों को संभावित मानव निर्मित संरचनाओं, प्राचीन दफन कक्षों या अन्य पुरातात्विक वस्तुओं का पता लगाने में सफलता मिलती है, जो जमीन के गहरे नीचे स्थित हैं, बिना बड़े पैमाने पर खुदाई या प्राकृतिक परिदृश्य को नुकसान पहुंचाए। इस उपकरण की मदद से प्राप्त परिणाम वास्तव में रोमांचक और रुचिकर थे। खोज के लिए चुने गए क्षेत्र के भीतर कई स्थानों पर उपकरणों ने असामान्य उपसतही संरचनाओं को दर्ज किया, जो स्पष्ट रूप से छिपे हुए कक्षों, भूमिगत स्थानों या कलाकृतियों की उपस्थिति का संकेत देते थे, जो आधुनिकता की नजरों से लंबे समय से छिपे हुए थे। इन खोजों उनकी संभावनाओं के बावजूद को पूरी तरह से प्रकाशित या सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गया, जिसने पूरी परियोजना में रहस्य और गूढ़ता का तत्व जोड़ दिया। इस तरह की चुप्पी ने एक विशेष प्रतीक्षा का माहौल बनाया और इस पुरातात्विक परियोजना में रुचि बढ़ाई। निकोल्स के अभियान को और भी रोमांचक और तनावपूर्ण बनाने वाला कारक था वह गोपनीयता का स्तर जिसके साथ इसे संचालित किया गया। पीली नदी के पास स्थित इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में काम करना विशेष सावधानी और सतर्कता की मांग करता था। यह क्षेत्र सैन्य क्षेत्रों से भरा हुआ था, इसमें सीमित पहुंच वाले बिंदु थे और साथ ही कई स्तरों की नौकरशाही, नियंत्रण और निगरानी थी। निकोल्स को अच्छी तरह से पता था कि उनके खोजों के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया कि उनकी गतिविधियां यथासंभव गुप्त रहें। इसलिए उन्होंने बड़े शोधकर्ताओं के समूह बनाने से परहेज किया, अपने कार्यों की जानकारी नहीं फैलाई और सार्वजनिक बयान नहीं दिए। सभी कार्यों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई और समन्वित किया गया ताकि बाहरी संरचनाओं या प्रतिस्पर्धियों से किसी भी अवांछित ध्यान को रोका जा सके। ऐसी गोपनीयता के उपाय सामान्य राजनीतिक सीमाओं से परे थे। यहां तक कि पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों के संकीर्ण हलकों में भी निकोल्स को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो अपनी खोजों के विवरण को सावधानीपूर्वक छिपाता है। कुछ आलोचकों ने उनकी पारदर्शिता पर सवाल उठाया, सार्वजनिकता की कमी की ओर इशारा करते हुए
जबकि अन्य ने इस तरह के सतर्क दृष्टिकोण को उचित ठहराया, संभावित राष्ट्रीय नायक की कब्र के आसपास की सांस्कृतिक और कूटनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए। खुद निकोल्स का मानना था कि खोजों के बारे में समय से पहले जानकारी का खुलासा करने से अवांछित परिणाम हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर अशांति, देशों के बीच विवाद या यहां तक कि चंगेज खान की विरासत से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। उन्हें डर था कि जल्दबाजी में दिए गए बयान अराजकता पैदा कर सकते हैं और वर्षों के वैज्ञानिक प्रयासों को नष्ट कर सकते हैं। और फिर लंबे वर्षों की प्रतीक्षा और कई अटकलों के बाद इस सदियों पुरानी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला क्षण आया। अफवाहों के अनुसार तब कुछ इतना असामान्य और रहस्यमय खोजा गया था कि कोई भी अब तक इसके महत्व को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। पीढ़ियों की अटकलों, कई अनुमानों और दशकों के वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद लंबे समय से प्रतीक्षित मकबरा, जो संभवतः महान खान चंगेज खान का था, अंततः खोजा गया। इस क्षण का स्वागत श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इसे अक्सर आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटनाओं में से एक कहा जाता है। इसका मतलब था मानव इतिहास के सबसे लंबे और रहस्यमय रहस्यों में से एक को सुलझाने की संभावना। मकबरे की खुदाई और उद्घाटन की प्रक्रिया एक रात में नहीं हुई। यह कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंगोलिया सरकार के बीच उच्च स्तर के समन्वय और सहयोग की मांग करने वाले लंबे, श्रमसाध्य और बहुत सावधानीपूर्वक काम का परिणाम था। इस स्थान के असाधारण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए मकबरे के उद्घाटन के लिए मंगोलिया सरकार की आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। साथ ही यूनेस्को की निरंतर निगरानी और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वारा निगरानी की आवश्यकता थी। ये सभी उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे कि सभी कार्य विरासत संरक्षण के वैश्विक मानकों और वैज्ञानिक अनुसंधान के नैतिक मानदंडों के अनुरूप हों। उद्घाटन की ओर ले जाने वाले प्रत्येक कदम को विस्तार से सोचा गया था और अद्वितीय वस्तु को नुकसान न पहुंचाने के लिए अत्यधिक सावधानी और सटीकता के साथ किया गया था। शोधकर्ताओं की टीमों, अधिकारियों के प्रतिनिधियों और इतिहास, मानव विज्ञान और धर्मों के विशेषज्ञों ने सख्त प्रोटोकॉल पर सहमति व्यक्त की। केवल गहन और व्यापक अध्ययन और विश्लेषण के बाद खुदाई शुरू करने का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन में एक छोटी लेकिन अच्छी तरह से तैयार विशेषज्ञों की टीम शामिल थी, जो नवीनतम उपकरणों से लैस थी, जो काम को यथासंभव सावधानीपूर्वक और कुशलतापूर्वक करने की अनुमति देती थी। खुदाई की तैयारी के दौरान टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि थे, जहां प्राचीन मकबरे का स्थान होने का अनुमान था। उनकी उपस्थिति प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की गारंटी के रूप में कार्य करती थी, साथ ही उस संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान सुनिश्चित करती थी जिसकी कहानी वे उजागर करने जा रहे थे। अध्ययन किए जा रहे वस्तु के अंदर वैज्ञानिकों ने वास्तव में एक प्रभावशाली संरचना की खोज की, एक बड़ी और जटिल रूप से डिजाइन की गई दफन कक्ष, जो अपनी वास्तुशिल्प विविधता और विवरणों की समृद्धि से चकित करती थी। इस कक्ष की वास्तुकला कई सांस्कृतिक क्षेत्रों के प्रभाव को दर्शाती थी, जिनमें से कई का मंगोल साम्राज्य के इतिहास और उसके विस्तार से प्रत्यक्ष संबंध था। दीवारों और छत को पत्थर की पट्टियों से सजाया गया था, जिन पर विभिन्न प्रतीक और अलंकरण उकेरे गए थे, जिनमें से कई उन क्षेत्रों के लिए अद्वितीय थे जो मंगोल सत्ता के प्रभाव क्षेत्र में आते थे। गुरु के चारों ओर पत्थर की पट्टियां फैली हुई थीं, जिन पर रहस्यमय प्रतीक और रून उकेरे गए थे, जो मृतक की शांति की रक्षा करने वाले पवित्र स्थान का अनुभव कराते थे। कक्ष के अंदर वैज्ञानिकों ने कई दफन वस्तुएं खोजी, जिनमें से प्रत्येक को सावधानीपूर्वक चुना गया था और प्रतीत होता है कि उसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ था। ये कलाकृतियां, समृद्ध हथियार, सजाए गए समारोहिक कवच, प्राचीन स्क्रॉल और भोजन के अवशेषों वाले बर्तन यहां दफन व्यक्ति की संपत्ति और स्थिति का प्रमाण थे। इन वस्तुओं की स्थिति बत आती थी कि उन्हें अविश्वसनीय सावधानी और नाजुकता के साथ सील किया गया था, जिससे उनके अद्वितीय बाहरी रूप और गुणों को सदियों तक संरक्षित रखने में काफी मदद मिली। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानव अवशेषों की खोज थी। गुरु के अंदर पाया गया कंकाल आकार और विशेषताओं में पूरी तरह से एक सैन्य नेता की छवि के अनुरूप था। एक ऐसा व्यक्ति जो शायद इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। एक ऐसा व्यक्ति
जिसका नाम 10वीं शताब्दी की शुरुआत के युग से जुड़ा था। हड्डियां उत्कृष्ट स्थिति में संरक्षित थीं, जो शायद ठंडे और स्थिर भूमिगत सूक्ष्म जलवायु के कारण थी। साथ ही गुरु की वायुरोधी संरचना, जिसने हवा और नमी के प्रवेश को रोका। अवशेषों के पास समृद्ध कपड़ों के टुकड़े पाए गए, जिन पर पैटर्न और अलंकरण बने हुए थे, जो समय के साथ फीके नहीं पड़े और उज्जवल और स्पष्ट बने रहे। इन कपड़ों को सावधानी पूर्वक निकालकर आगे के विश्लेषण के लिए विशेष सुरक्षात्मक कंटेनरों में रखा गया, ताकि उनकी अखंडता को संरक्षित किया जा सके। जब पुरातात्विक खोजों को सावधानी पूर्वक निकाला गया, तो अनुसंधान का एक नया चरण शुरू हुआ, अधिक गहरा और जटिल। वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन विश्लेषण शुरू किया, जिसने कलाकृतियों और हड्डियों के अवशेषों की सही उम्र निर्धारित करने में मदद की। परिणामों ने दिखाया कि खोजी गई वस्तुओं और अवशेषों की उम्र महान मंगोल शासक की मृत्यु के अनुमानित समय 1227 वर्ष के साथ मेल खाती थी। यह इस बात का एक महत्वपूर्ण तर्क बन गया कि पाया गया स्थान वास्तव में उसका अंतिम आश्रय है। इसके अलावा हड्डियों की प्राचीन डीएनए का विश्लेषण किया गया, जिसने भले ही चंगेज खान के डीएनए के नमूनों के साथ सीधे तुलना करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इस व्यक्ति को मध्य एशिया की आबादी से जोड़ने वाले आनुवंशिक मार्करों की उपस्थिति का पता लगाया। ये परिणाम मंगोल वंशावली के ऐतिहासिक विवरणों के पूरी तरह से अनुरूप थे और पुष्टि करते थे कि यह उस व्यक्ति की बात है जिसका आनुवंशिक कोड इस क्षेत्र से गहराई से जुड़ा था। विशेष ध्यान उन कपड़ों के अध्ययन को दिया गया जो अवशेषों के पास थे। तंतुओं के अध्ययन ने कपड़ों में रेशम और ऊन के उपयोग को दिखाया, साथ ही मंगोल शिल्प और चीनी सजावटी कला के लिए विशिष्ट तकनीकों को भी। यह सांस्कृतिक मिश्रण इस विश्वास को मजबूत करता था कि दफन व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा था, जो एक एकीकृत साम्राज्य और संस्कृति के ढांचे में एकीकृत थे। खुदाई केवल भौतिक खोजों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक लंबे समय से भूले हुए युग की खिड़की खोली। चंगेज खान की संभावित समाधि की खोज आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटनाओं में से एक बन गई, और इसने न केवल मंगोलिया में बल्कि उसके बाहर भी भावनाओं का तूफान और कई विवाद उत्पन्न किए। इस प्राचीन देश के लोगों के लिए यह घटना केवल इतिहास या पुरातत्व के क्षेत्र में एक और खोज नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति बन गई, जिसने राष्ट्रीय पहचान की सबसे गहरी ध्वनियों को छू लिया। इस खोज की धारणा विविध थी। कुछ ने अपने इतिहास पर गर्व महसूस किया, कुछ ने पुरातात्विक उपलब्धियों के पैमाने पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि अन्य संभावित परिणामों के बारे में चिंता और आशंका महसूस कर रहे थे। कई मंगोलों के लिए यह खोज ऐतिहासिक स्मृति की विजय का प्रतीक बन गई, उनके पूर्वजों की महानता का प्रमाण और सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धि की पुष्टि। साथ ही समाधि के मिलने की अफवाहों ने आंतरिक चिंताएं भी उत्पन्न की, क्योंकि पारंपरिक विश्वासों में चंगेज खान को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता। उन्हें लगभग एक दिव्य पूर्वज के रूप में पूजा जाता है, और उनकी विरासत मंगोल लोगों के जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। स्कूल के पाठों और राष्ट्रीय त्योहारों से लेकर लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं तक, कई मंगोलों के मन में यह विचार कि उनकी समाधि खोजी जा सकती है, एक उत्साहजनक और साथ ही चिंताजनक घटना बन गई। कुछ ने इस समाचार को श्रद्धा के साथ लिया, जबकि अन्य ने इस आशंका के साथ कि पवित्र कब्र में हस्तक्षेप करने से अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। संभावित अभिशापों की अफवाहें फैल रही थीं, जो देश या यहां तक कि पूरी दुनिया पर आपदा ला सकती थीं। ये कथाएं प्राचीन किंवदंतियों में जड़ें जमाई थीं, जो कहती थीं कि जो कोई भी खान के अंतिम विश्राम स्थल को परेशान करेगा, वह भयानक दुर्भाग्य का सामना करेगा, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आध्यात्मिक संकटों तक। समय समय पर ऐसी कहानियां व्यापक रूप से फैलने लगीं, जिससे जनसंख्या के एक हिस्से में वास्तविक चिंता उत्पन्न हो गई। कुछ का मानना था कि समाधि का खुलासा राजनीतिक उथल-पुथल, प्राकृतिक आपदाओं या आध्यात्मिक असंतुलन का कारण बन सकता है, जो दुनिया की समरसता को बाधित करेगा। एक अन्य दृष्टिकोण यह था कि यह पूर्वजों की इच्छा को चुनौती देना है, जिन्होंने इतने लंबे समय तक अपने अंतिम आश्रय के रहस्य को सुरक्षित रखा, और इस पवित्र स्थान में हस्तक्षेप प्राचीन नियमों और परंपराओं का सीधा उल्लंघन है। आध्यात्मिक चिंताओं के अलावा समाधि की खोज ने राष्ट्रीय पहचान के तीव्र प्रश्न उठाए। चंगेज खान केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है,
बल्कि एकता, राष्ट्रीय गर्व और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। उनका चित्रण सिक्कों, स्मारकों और सरकारी भवनों में व्यापक रूप से किया गया है। तथ्य यह है कि उनका दफन स्थल सदियों तक एक रहस्य बना रहा, एक सामान्य कथा का हिस्सा बन गया, जो परंपराओं के प्रति सम्मान और विरासत की अदृश्य सुरक्षा को रेखांकित करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस खोज में सक्रिय रूप से रुचि लेनी शुरू की, तो कई मंगोलों ने महसूस किया कि उनकी इतिहास, उनकी पवित्र स्मृति उनसे छीनी जा रही है। गुरुत्वाकर्षण के अधिकार पर चर्चा तेज हो गई कि किसे मकबरे का अध्ययन करने का अधिकार होना चाहिए, किसे मिले हुए कलाकृतियों की देखभाल करनी चाहिए, और क्या इन खोजों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। आंतरिक राजनीतिक स्थिति और भी जटिल हो गई। मंगोलिया के अंदर, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जातीय मंगोल रहते हैं, इस खोज ने न केवल गर्व का भाव उत्पन्न किया, बल्कि तनाव भी। ये क्षेत्र लंबे समय से अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को चीन के अधीन रहते हुए संरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और यह विचार कि चिंगिस खान का मकबरा यहीं या इसके निकट हो सकता है, एक संवेदनशील विषय बन गया। इस क्षेत्र में विशेष संवेदनशीलता महसूस की गई, क्योंकि महान खान के साथ किसी भी संबंध के संकेत को सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता के रूप में देखा गया। रूस, जो मंगोल साम्राज्य के युग के साथ ऐतिहासिक संबंध रखता है और मध्य एशिया में आधुनिक प्रभाव रखता है, ने भी इस खोज में रुचि दिखाई, जिससे महान खान की विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने के अधिकार के लिए क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। वहीं पश्चिम में विद्वानों और इतिहासकारों के बीच प्रतिक्रिया अधिक उत्साही और आशाओं से भरी थी। उनमें से कई ने इस खोज में एक मौका देखा कि वे पुष्टि या खंडन कर सकें। अंततः वह हो गया जो लंबे समय से एक अप्राप्य सपना माना जाता था, इतिहास की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय हस्तियों में से एक के साथ भौतिक संबंध स्थापित करना, जिसका निशान हमेशा के लिए अतीत के पन्नों पर अंकित हो गया। यह घटना एक सच्ची सफलता बन गई और इसके प्रकाश में पश्चिमी विश्वविद्यालयों, प्रमुख संग्रहालयों और अनुसंधान संस्थानों ने संयुक्त परियोजनाओं की संभावना पर सक्रिय चर्चाएं शुरू कर दी। उन्होंने डीएनए अध्ययन की संभावनाओं और भविष्य के अनुसंधानों पर गंभीरता से विचार किया, जो सदियों के परतों के नीचे छिपे रहस्यों पर प्रकाश डाल सकते थे। हालांकि सर्वग्राही उत्साह और इस प्राचीन विरासत के संपर्क में आने की इच्छा के बावजूद वैज्ञानिकों को सावधानी और विवेक दिखाना पड़ा। उन्हें इस पवित्र स्थान के चारों ओर की सांस्कृतिक संवेदनशीलता की याद दिलाई गई। एक मकबरा जो कई लोगों के लिए केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रतीक है। इस खोज ने एक शक्तिशाली विरोधाभास उत्पन्न किया। एक तरफ सच्ची वैज्ञानिक जिज्ञासा, ज्ञान की प्यास और अपने इतिहास की जड़ों को समझने की आकांक्षा, और दूसरी तरफ इस स्थान की रक्षा करने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान। मंगोलिया के लिए यह क्षण एक सच्चा विचार विमर्श का कारण बन गया। कई प्रश्न उठे। क्या इसे एक लंबे और जटिल ऐतिहासिक खोज का अंत माना जाना चाहिए, या इसके विपरीत ऐसी घटना उस पवित्र भूमि का उल्लंघन करती है जिसे सदियों से परंपराओं और विश्वासों ने संरक्षित किया है? बाकी दुनिया की दृष्टि भी विचारों से भरी थी, क्योंकि इस खोज ने दिखाया, अतीत केवल गायब हुई कहानियों या मौन कलाकृतियों का एक सेट नहीं है। यह लोगों के दिलों में जीवित है, उनकी पहचान में, उनके विश्वासों और भावनाओं में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, ऐतिहासिक स्मृति का बोझ उठाते हुए। यह खोज एक साधारण घटना नहीं थी। इसने हमारे अतीत के बारे में सोची गई हर चीज को उलट दिया और पहले से ही भविष्य को उस तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया है जैसा किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चंगेज खान की अनुमानित कब्र की खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और यद्यपि प्रारंभिक उत्साह बड़ा और समझने योग्य था, इसके बाद नैतिकता, विरासत, संरक्षण और ऐतिहासिक स्मारकों के भविष्य से संबंधित गहरे और जटिल प्रश्न उठे। जबकि वैज्ञानिक प्राचीन हड्डियों, अवशेषों और कलाकृतियों का अध्ययन करने में व्यस्त हैं, एक अधिक गंभीर समस्या मंडरा रही है। मानवता को इस खोज के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो एक ही समय में ऐतिहासिक मूल्य और एक पवित्र स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण दुविधाओं में से एक नैतिकता का प्रश्न बन जाता है। यह स्थान केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं है, यह मंगोलियाई लोगों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सदियों से कब्र को परंपराओं, रहस्यों और यहां तक कि मिथकों द्वारा
संरक्षित किया गया है जो इसके संरक्षण से जुड़े हैं। कई मंगोलियाई इस बात पर जोर देते हैं कि यह पवित्र समाधि अछूती रहनी चाहिए और किसी भी हस्तक्षेप के आध्यात्मिक परिणाम हो सकते हैं जिनकी भविष्यवाणी करना कठिन है। किंवदंतियों में प्राचीन कब्रों की शांति भंग करने पर जारी होने वाले अभिशापों की कहानियां हैं और इस बात का डर है कि कब्र को खोलने से नाजुक आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ गया है। यह कई लोगों के दिलों में जीवित रहता है। उनके लिए यह केवल अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, बल्कि उनके राष्ट्र की आत्मा और उसकी विरासत के प्रति सम्मान का प्रदर्शन है। खुदाई का कार्य ही यह सवाल उठाता है, क्या ज्ञान और खोज की खोज उस पवित्र भूमि को अपवित्र करने की कीमत पर की जानी चाहिए जिसने सदियों से उनकी संस्कृति और विश्वास का समर्थन किया है? इसी स्थिति में विरासत प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। आगे की कार्रवाइयों की जिम्मेदारी न केवल वैज्ञानिक पुरातत्वविदों पर है, बल्कि मंगोलिया के नेतृत्व, आध्यात्मिक नेताओं और यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी है। सभी को इस पवित्र स्थान की गरिमा को बनाए रखने का तरीका खोजना चाहिए, जबकि महत्वपूर्ण शोध करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। परंपराओं के प्रति सम्मान बनाए रखने की अनुमति देने वाले विकल्पों पर पहले से ही चर्चा चल रही है। उदाहरण के लिए, पुनः दफनाने की संभावना के बारे में कुछ लोग कब्र के चारों ओर एक सुरक्षात्मक संरचना स्थापित करने का सुझाव देते हैं जो भविष्य में साइट तक पहुंच सुनिश्चित करेगी, बिना इसे नष्ट किए या क्षतिग्रस्त किए। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से संवेदनशील प्रस्ताव पारंपरिक संरक्षकों, दरख्तों को अपनी जिम्मेदारियों को जारी रखने की अनुमति देना है। इस खोज पर चर्चा विद्वानों और विशेषज्ञों के संकीर्ण दायरे से बाहर हो गई है। एक लोकप्रिय पॉडकास्ट में, जो अंग्रेजी में जो रोगन एक्सपीरियंस के नाम से जाना जाता है, मेजबान जो रोगन ने इस घटना पर रुचि और आश्चर्य के साथ चर्चा की। उन्होंने इस खोज के पैमाने पर विचार किया, यह देखते हुए कि यह मानवता के अतीत के बारे में लंबे समय से स्थापित धारणाओं को चुनौती दे सकता है और संभवतः विश्व इतिहास के कुछ अध्यायों को फिर से लिख सकता है। रोगन ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक तकनीकें वैज्ञानिकों को प्राचीन रहस्यों को सुलझाने में कितनी मदद करती हैं, पुरातात्विक अनुसंधान में नए क्षितिज खोलती हैं। साथ ही उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसी खोजें पवित्र स्थलों की शांति को भंग कर सकती हैं, विश्वासियों की भावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप की स्वीकार्यता पर विवाद उत्पन्न कर सकती हैं। अपने विचारों में प्रस्तुतकर्ता ने सवाल उठाया, क्या नए ज्ञान प्राप्त करने की संभावना के लाभ उन संभावित परिणामों और जोखिमों से अधिक हैं जो उन मूल्यों का अपमान कर सकते हैं जो सदियों से इन स्थानों में संरक्षित हैं? उन्होंने और उनके अतिथि ने इस तरह की खोजों के साथ काम करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्रोताओं से आग्रह किया कि वे प्राचीन रहस्यों के खुलासे के व्यापक परिणामों पर विचार करें जो शायद यूं ही छिपे नहीं थे। जबकि चर्चाएं और अनुसंधान जारी हैं, एक बात स्पष्ट है, भविष्य के वैज्ञानिक कार्यों को अधिकतम सावधानी के साथ नैतिक और सांस्कृतिक मानदंडों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। यह खोज पुरातत्व में नई विधियों के लिए एक मजबूत आधार बनाती है, विशेष रूप से गैर आक्रामक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में। ऐसे उपकरण जैसे कि जियोरेडार, दूरस्थ संवेदन और उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजिंग वैज्ञानिकों को संभावित वस्तुओं का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं, बिना विनाशकारी खुदाई का सहारा लिए और पवित्र भूमि को नुकसान पहुंचाए बिना। यह दृष्टिकोण एक नया मानक बन सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध हैं, जहां प्रत्येक हस्तक्षेप विशेष सावधानी की मांग करता है। अनुसंधान के लिए एक और आशाजनक क्षेत्र प्राचीन डीएनए का विश्लेषण करने की संभावना होगी। आधुनिक तकनीक अवशेषों से बिना उन्हें नष्ट किए आनुवंशिक जानकारी निकालने की अनुमति देती है, जो कब्रों में पाए गए व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करने और उनकी वंशावली का पता लगाने में इन नए क्षितिज खोलती है। अंततः यह खोज केवल मानव सभ्यताओं के अतीत के बारे में नहीं है, यह वर्तमान समय के लिए एक परीक्षा और भविष्य के लिए एक चुनौती बन जाती है। यह मानवता से बुद्धिमत्ता की मांग करता है, केवल जिज्ञासा के बजाय, और सम्मान की मांग करता है, विजय की इच्छा के बजाय। चंगेज खान की कब्र शायद खोली गई थी, लेकिन हम आगे कैसे बढ़ते हैं यह तय करेगा कि भविष्य की पीढ़ियां हमें कैसे याद रखेंगी। क्या हमारे द्वारा अतीत के हर रहस्य को खोदने और दर्ज करने की इच्छा
एक प्रकार की विजय नहीं बन जाएगी जो उस व्यक्ति के समान है जिसके आराम को हम भंग करने की हिम्मत करते हैं। इस एपिसोड को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन, आपका ध्यान और आपकी रुचि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सदस्यता और लाइक के महत्व को न भूलें, क्योंकि वे हमें विकसित होने और नई रोचक सामग्री बनाने में मदद करते हैं। और निश्चित रूप से नवीनतम समाचारों से अवगत रहने और हमारे नए वीडियो को न चूकने के लिए घंटी पर क्लिक करना न भूलें।